dear students, how are you? So in today's class we are continuing with our types of research. So in last class we have also studied about types of research, but in that class we have just learned about on the basis of application, fundamental, basic or applied and action research. In today's class we are going to learn about types of research on the basis of objectives. So here let's see, first descriptive research and its types, then experimental research with its types, and historical research with its types. Here you can see survey studies, interpersonal studies, developmental studies. डेवलपमेंटल स्टडीज में हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज है, फिर हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च we have pre-experimental design, true experimental designs, factorial designs, quasi-experimental designs, time series designs. And in historical research we have, here we can see 4 types: bibliography, legal research, studying the history of ideas, studying the history of some prominent school and institution. ठीक है, तो आज हम ये डिटेल में करेंगे. देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो फॉर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सा. ठीक है, नाउ लुक एट, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. नाउ फर्स्ट वी विल से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. What is descriptive research? Descriptive research methods provide us information what exists at present, but determining the nature and degree of existing conditions. ठीक है, जो ये हमारी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है. बिकॉज ऑफ द मेथड्स apparent ease and directness, descriptive research method has undoubtedly been the most popular and widely used research that in education. क्योंकि बहुत ही easy है और बहुत ज़्यादा डायरेक्टली यूज होती है सिंपल वे में, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारी एजुकेशन में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या इन्वेस्टिगेट करती है? फिनोमिना इन देयर नेचुरल सेटिंग्स. नेचुरल सेटिंग में किसी फिनोमिना को जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं. पर्पस क्या है? देयर पर्पस इज बोथ इमीडिएट एंड लॉन्ग रेंज. मतलब बहुत उसी टाइम हमें चाहिए और लंबी रेंज भी हो सकती है इसमें. दे डेवलप एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक लॉज. सच स्टडीज हाउएवर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द सोल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स. मतलब कोई भी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टडीज की जाती हैं. ठीक है, एट टाइम्स प्रोवाइड डाटा टू फॉर्म बेसिस फॉर रिसर्च ऑफ मोर फंडामेंटल नेचर. मतलब और ज्यादा कुछ आधारभूत जो रिसर्च है उसका बेस भी बनता है इससे. ठीक है, इसके मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद और कोई हमने अगर कोई रिसर्च करनी है तो उसके लिए हमें ये आधार फंडामेंटल्स बन जाते हैं उसके. दिस स्टडी डज नॉट प्रपोज और टेस्ट हाइपोथेसिस. इसमें ऐसा हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती है. ठीक है, इट डज नॉट डील विद मेनी वेरिएबल्स अंडरलाइंग द अचीवमेंट ऑफ लैक ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, underlying the achievement or lack of students. It may merely provide information to assist in decision making. मतलब इससे जो हमें कुछ जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उसको पता लगाना है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट के स्कूल वाइज कुछ डाटा उसको मैथ्स मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन का कलेक्ट करना है, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कहेंगे कि वो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है. जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर विशेस टू नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिविजन्स इन मैथ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट स्कूल वाइज. तो ये जो अगर रिसर्च की जाती है कि स्कूल वाइज डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर ईयर में कौन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिविजन में आया है मैथ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में, तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाएगा. इसमें कुछ हम और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. जैसे कि अगर आपको कहीं टूर पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो आप उसमें रिसर्च करते हैं कि हाँ कौन से मतलब
कौन सा, अगर आपको मान लो कि शिमला जाना है, आपको वॉल्वो से जाना है, तो आप देखोगे कि अलग अलग वॉल्वो बसेस के क्या क्या फेयर हैं, वहां से कौन कौन से होटल्स में आपको मतलब अवेलेबिलिटी है, क्या उनके रेट्स हैं। तो जो भी इस टाइप का सर्च करते हो कि कौन सा बेटर ऑप्शन है, तो उसको आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे। मतलब उससे फिर आप डिसीजन पे पहुंचते हो ना कि यस यस दिस इज द बेस्ट कंपेयर करके, तो इसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कुछ टाइप्स हैं, जैसे सर्वे, सर्वे स्टडीज, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज, डेवलपमेंटल स्टडीज। जो हमारी डेवलपमेंटल स्टडीज है ये भी फर्दर दो टाइप से होती है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, और फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है। तो अभी हम पहले देखेंगे सर्वे स्टडीज। सर्वे स्टडीज क्या है? सर्वे स्टडीज आर कंडक्टेड टू कलेक्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस of existing phenomena with the intent of employing data who does justify current conditions. ठीक है, current condition से related and practices or to make more intelligent plans for improving them. ठीक है, ताकि आप कुछ अच्छे प्लान्स बना सको अपने प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? Their objective is not only to analyze, interpret and report the status of institution, group or area in order to guide practice in immediate future, but मतलब immediate future के लिए नहीं है, बस इसके अलावा भी also determine the adequacy of the status by comparing it with established standards. ठीक है, मतलब जो established standards हैं ऑलरेडी, उससे आप उसको कंपेयर करके भी उसको और एडिक्वेट बना सकते हो। सर्वे स्टडीज का हमारा ये फायदा है। सर्वे स्टडीज डिस्क्राइब्स एंड स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एजुकेशनल फिनोमिना दे इंक्लूड, क्या इंक्लूड है इनमें, क्या क्या स्टडीज आ जाती हैं इसमें? स्कूल सर्वेज, जॉब एनालिसिस, पब्लिक ओपिनियन सर्वेज एंड स्कूल सर्वेज। इसको काट देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गई आपकी सर्वे स्टडीज। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप स्टडीज। इसमें क्या क्या हमारे पास है? केस स्टडी, एक्स पोस्ट फैक्टो कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज, कोरिलेशन एंड प्रेडिक्शन स्टडीज, क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडीज। ठीक है, इसको डिटेल में हम करेंगे बाद में, एक अलग से इसका वीडियो बनाएंगे। अभी हम करते हैं डेवलपमेंटल स्टडीज। ठीक है, नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल स्टडीज। तो डेवलपमेंटल स्टडीज क्या है? इसमें हमारे पास टू टाइप से आ जाती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। डेवलपमेंटल स्टडीज आर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन एंड द वेज इन विच दीज कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Such studies are concerned not only with the such studies are concerned not only with the present status at interrelationships of phenomena but also with changes that take place as a function of time. मतलब इसमें टाइम के हिसाब से जो भी है हमारी स्टडीज होती हैं, तो टाइम इज इम्पोर्टेंट। क्या रहता है लॉन्गिट्यूडनल में? क्या रहता है कि हमारी काफी लंबे समय तक हमारी स्टडीज चलती हैं। क्या है इसमें कि आप एक को मैं पहले आपको ऐसे ही बता देती हूँ। लॉन्गिट्यूडनल में क्या है कि अगर आपने कुछ डेटा कलेक्ट करना है कुछ बच्चों का, तो आप क्या करोगे कि हर साल जाके किसी स्पेसिफिक जगह से बच्चों का हर साल अलग अलग उनकी एज के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ या चेंजेस आए हैं, तो आप कुछ सालों तक लगातार वो डेटा कलेक्ट करोगे। फिर उसके बेसिस से जो भी कंक्लूजन निकालना है आपने, जो भी रिजल्ट्स देखने हैं, उस हिसाब से होंगे। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है कि एक के टाइम पे अलग अलग स्टूडेंट से आप वो डेटा कलेक्ट करते हो। तो चलो इनको डिटेल में देख लेते हैं एक बार। देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज फॉलो द सेम सब्जेक्ट, a group of subjects or an institution over a relatively long period of time. It is a kind of extended case study as it involves a long lifespan of the same subject. Subject same रहेगा, ठीक है। Group of or institutions, researcher for example
may test and measure the sample student unit trait of personality when he is 10 year, 12 year, 11 year, 12 year, 13 and 14 years of age. ठीक है, फिर हम उसकी ग्रोथ को क्या करेंगे, प्लॉट दिस ग्रोथ पैटर्न फॉर हिज trait during these years. Therefore, he could assess the change in their trait over a period of time at different age levels for students. Since factors like family background etc. will remain constant, and differences he observes between two age levels may be interpreted as change in the particular personality trait related to growth of the students. The longitudinal type of research is mostly used in clinics, laboratories. However, its use in fields of education is not uncommon. मतलब education के field में भी use की जाती है, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे यूज होती है क्लिनिक्स और लेबोरेटरीज में. ठीक है, मतलब काफी लंबे समय तक चलती है ये. सब्जेक्ट एक ही रहता है, उसी पे मतलब हर काफी सालों तक उसी पे कैसे कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्या पैटर्न बन रहे हैं, उसको देखा जाता है और उसके हिसाब से फिर जो भी रिजल्ट या फिर कंक्लूजन्स निकाला जाता है. अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की, तो इसमें एक ही टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट से डेटा कलेक्ट किया जाता है. When conducting cross sectional studies, rather than following the same group of individuals and taking their repeated measurements over a relatively long period of time, the random samples of individuals of successive ages are selected and one set of the measurements of different individuals from each age level are taken as a basis for developing growth norms. The statistics derived from the samples are compared and conclusions are drawn with the growth of individuals with respect to the variables studied. इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पे तो आपने एक ही स्टूडेंट है या एक ही सब्जेक्ट है, उसी का 10th 11th 12th 14 ईयर्स में आप देखेंगे. लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल में एक ही साल में अलग अलग जगहों से, एक आप 10 ईयर का स्टूडेंट लेंगे या चाइल्ड लेंगे, फिर 11 का, फिर 12 का, 13 अलग अलग एक ही टाइम में, और फिर उनमें क्या क्या चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, उससे आप अपनी स्टडी करेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स सी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. क्या है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? Exploratory research is typically conducted at the beginning of a study to explore an area with limited prior knowledge. मतलब आपको उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, कोई भी जो आप रिसर्च करने जा रहे हो, जिसको एक्सप्लोर करने जा रहे हो, तो आप एक नए सिरे से करते हो. ठीक है. It seeks to understand why and how certain relationships exist between different aspects of a situation or phenomena. ठीक है. क्या देखते हैं कि ये घटना है या कोई सिचुएशन है, उसमें जो अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, उनमें क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. ठीक है. द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टू गैदर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ताकि उसके बेसिस पे आप नया कुछ सर्च कर सके. Define terms, clarify problems, develop hypotheses, establish research priorities, and generate questions for further investigation. ठीक है, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया. It uses various data source including literature reviews, experience survey, case studies, interviews, projective techniques, and Delphi techniques. ठीक है. ये आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. आपको मालूम है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, जो हमारा कॉज एंड इफेक्ट रहता है, रिलेशनशिप, उसको देखते हैं. तो क्या करते हैं इसमें हम, इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च हैज सेम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड एंड कंडीशंस अंडर विच द वेरिएबल्स आर ऑब्जर्व्ड. ठीक है. इसमें वेरिएबल्स की बात करते हैं कि कुछ वेरिएबल्स कंट्रोल किए जाते हैं ताकि हम कुछ और वेरिएबल्स का जो इफेक्ट है अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे देख सकें. द रिसर्चर डेलिबरेटली मैन्युपुलेट सम एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन विच
ही इज इंटरेस्टेड, मतलब अपनी मर्जी से रिसर्चर क्या करता है, कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो वेरिएबल्स है उनको मैनिपुलेट करता है ताकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे देखा जा सके। ही कॉजेज सर्टेन थिंग्स टू हैपन, कुछ चीजें होने देते हैं। ही ऑब्जर्व हाउ द कंडीशन इज अफेक्टेड और चेंज, मतलब उसे क्या चेंज आया कंडीशन में। ऑल्दो एक्सपेरिमेंटेशन इज द क्लासिकल लेबोरेटरी मेथड ऑफ साइकोलॉजी, physics, chemistry, biology and other sciences, it has been effectively used in non-laboratory educational settings such as classroom। मतलब मेजरली ये माना जाता है ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो लेबोरेटरी में होता है साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए और अदर साइंसेस के लिए, लेकिन ये क्लासरूम सेटिंग्स में भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। नाउ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन्स भी हैं हमारे, कुछ देख लेते हैं अभी यहाँ पे। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, टाइम सीरीज डिजाइन। तो ये हम अलग से बनाएंगे इसका वीडियो, उसमें इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, नाउ सी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल नाम से पता चल रहा है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड है जो हमारी। तो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, जो हमारी पास्ट इवेंट से रिलेट कंसर्न करती है। ठीक है, जो भी पास्ट इवेंट से हम कुछ भी कंक्लूजन्स निकालते हैं, रिसर्च करते हैं उस पर कि यस कैसे हुआ ये सब, तो उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च में रखते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स सो एज टू अराइव कंक्लूजन्स कंसर्निंग पास्ट इवेंट्स। The main purpose of historical research is to arrive at an accurate account of the past so as to gain a clearer perspective of the present। ठीक है, पास्ट के बेसिस पे हम प्रेजेंट का क्लियर पर्सपेक्टिव समझ सकें। This knowledge enables us at least partially to predict and control over future existence, ताकि कोई भी ऐसी चीजें जो फ्यूचर में ना हो, जो पास्ट में हुई हैं और वो इररेलेवेंट थी या ठीक नहीं थी, तो फ्यूचर में एटलीस्ट रिपीट ना हो, तो उसके लिए हम हिस्ट्री की हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, कुछ चीजों को अवॉइड किया जा सके ताकि। हिस्टोरिकल रिसर्च as any other type of research includes the delimitations of the problem, formulation research questions or tentative generalizations, gathering, analyzing data and arriving at conclusions, और generalization based upon deductive inductive reasoning। ठीक है, ये इसके steps रहते हैं। Historians handles in data of unique type which cannot be repeated, मतलब जो डाटा हमने एक बार ले लिया हिस्ट्री से वो रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो किस तरह का, दो तरह का डाटा कलेक्ट किया जाता है इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च में। एक हम प्राइमरी रिसोर्सेज से करते हैं और एक सेकेंडरी सोर्सेज से। तो प्राइमरी सोर्सेज से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो किस तरह से, देखिए पर्सनल रिकॉर्ड एंड सर्टिफिकेट्स, डायरीज, ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है हमारा यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और फिर आपको उसमें से देखना पड़ता है कि वो प्राइमरी सोर्स है या डाटा कलेक्शन के लिए प्राइमरी सोर्स है या फिर सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से ये सारे ध्यान रखने हैं आपको कि प्राइमरी सोर्सेज में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। पर्सनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट्स, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, एफिडेविट्स, declarations letter sorry, deeds, wills, contracts and original drafts of speeches, articles, books and pamphlets। तो ये हमारा, जब हम ऐसे सोर्सेज से जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज। ठीक है, ये ज्यादा रिलायबल माना जाता है क्योंकि फर्स्ट हैंड डाटा है। ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेज में क्या रहता है, secondary sources are the accounts of an event provided by a person who did not directly observe the event, object और condition, मतलब किसी ने डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व किया, उसको भी किसी से पता चला और फिर वहां से फिर आपको बताया जा रहा है, तो आपका सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाता है।
ठीक है, इसको ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता, लेकिन जब आपके पास प्राइमरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं होता है तो आपको सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब सहारा लेना पड़ता है डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें एक रहता है डिफरेंट चीज, क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा। इसके स्टेप्स में, स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये आपको सिर्फ इसी में ही आएगा, ये इसका थोड़ा डिफरेंट है और रिसर्च के स्टेप से, तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो स्टेप्स हैं क्या इसके? फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फिर फॉर्मुलेट करना है आपने हाइपोथेसिस, सिलेक्शन ऑफ डाटा होगा इसमें, फिर क्रिटिसिज्म करना है। इसमें क्रिटिसिज्म में भी आपका दो तरह से क्रिटिसिज्म आता है, इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। फिर आपका है इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा और राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। तो ये हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च के स्टेप्स हैं, डिटेल में हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, आई थिंक आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको इसमें टाइप्स भी है कुछ आपके हिस्टोरिकल रिसर्च के, इसमें देख लेते हैं आप। बिब्लियोग्राफी, लीगल रिसर्च, स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ सम प्रोमिनेंट स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये सब किस टाइप की रिसर्च है? ये सब हिस्टोरिकल रिसर्च के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।